ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ये Q&A सेशन है जिसमें हम लोगों के सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो उन्होंने मेरे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर पूछे हैं। और इसमें काफ़ी दिलचस्प प्रश्न हैं जिनको आज लिया जाएगा और बहुत से ऐसे रोचक विषय हैं जो आज कवर किए जाएंगे। हो सकता है आपके मन में भी समान प्रश्न रहे हों और आपको उनका उत्तर मिल जाए, तो यहाँ इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योतिष में जो कई बार वीडियोस में कवर नहीं हो पाते, बट लोगों के प्रश्नों में इनका उत्तर आज प्राप्त हो सकेगा। तो अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम पहला प्रश्न लेते हैं। ये पूछ रहे हैं निंजा YSN। इन्होंने पूछा है कि प्लैनेट की डिग्री, इफ़ इट द प्लैनेट इज़ वेरी क्लोज टू द डिग्री ऑफ द एसेंडेंट, डज दैट प्लैनेट बिकम क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि मुझसे भी कई लोग जो हैं जो कंसल्टेशन लेते हैं या ऐसे भी पूछते हैं कि भाई हमारे ग्रह की डिग्री बड़ी ज़्यादा है या बड़ी कम है, तो क्या वो कमज़ोर होगा, मृत अवस्था में माना जाएगा या बिल्कुल वृद्धावस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, मृत अवस्था हो गई, कैसे उसको देखें, उसके पास शक्ति होगी नहीं होगी। मान लीजिए कोई ग्रह 29 डिग्री पर है या बिल्कुल 0 डिग्री पे कुछ मिनट पे बैठा हुआ है, तो इसको हम ताकतवर समझेंगे या नहीं समझेंगे। मेरा हर बार उनसे यही प्रश्न, इसका जवाब यही होता है इस प्रश्न का कि भाई आप पहले लग्न की डिग्री देखिए। हमेशा ग्रह की डिग्री लग्न के कंपैरिजन देखी जाती है। वो ग्रह अगर 0 डिग्री कुछ मिनट पे भी बैठा है या 29 डिग्री के आगे बैठा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो लग्न की डिग्री के नज़दीक है तो उसे हम मजबूत मानेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनकी कुंडली अगर आप देखेंगे तो लग्न है 1 डिग्री 4-5 मिनट का है कुछ, ये लग्न की डिग्री है। और उनकी कुंडली में बृहस्पति, सूर्य, मंगल, बुध, राहु और केतु, इनकी सबकी डिग्रियां बहुत कम है। इसमें सूर्य की डिग्री और बुध की डिग्री और मंगल की डिग्री, जो लग्न का स्वामी है वृश्चिक लग्न में, 0 डिग्री से कम है। ये मतलब 1 डिग्री से कम है, 0 डिग्री कुछ मिनट पे बैठे हुए हैं। तो अगर आपका ये लॉजिक मैं ले लूँ कि भाई 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में कोई ग्रह अगर आए तो उसके पास ताकत वाकत कुछ नहीं, तो बेकार का ग्रह है, तो अब वो प्रधानमंत्री फिर क्यों बन गए? उनके वो क्यों इतने सफल हैं, कामयाब हैं? इसका उत्तर क्या है? कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो है बात ये रहती है कि हमेशा ये ब्लाइंड रूल्स नहीं होते हैं। मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ, ज्योतिष में कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है कि कोई ग्रह ऐसा है, इस डिग्री पे है, इस राशि में है, इस भाव में है तो बर्बादी हो जाएगा, या इस डिग्री इस राशि इस भाव में है तो अच्छा हो जाएगा। ये कोई यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती कि एक जगह आके बैठ गए तो बस फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड, इट इज़ डायनामिक। बहुत जो है परिवर्तनशील होता है हर ग्रह। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि उनके केस में मंगल, सूर्य, बुध, राहु, केतु और गुरु, ये जो ग्रह हैं ये लग्न की डिग्री के इतने नज़दीक हो गए हैं। 1 डिग्री का लग्न है और ये सब 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में बैठ गए हैं। तो ये इतने ताकतवर हो गए कि अब उनकी कुंडली में बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे किसी ब्लाइंडली आपको जज नहीं करना चाहिए और हमेशा डिग्री ग्रह की लग्न के कंपैरिजन देखें। और मान लीजिए लग्न की डिग्री से कोई ग्रह बहुत ज़्यादा दूर है और आपके मुताबिक वो ग्रह बड़ा शक्तिशाली है। लेट सपोज कोई ग्रह 18 डिग्री पे बैठा है, अच्छी अवस्था है, युवा अवस्था मान ली जाएगी 15 से 18 डिग्री, और उसको जो है वो लग्न की डिग्री आपकी है 1 डिग्री। तो इसमें डिफरेंस कितना है? 17 डिग्री का तो डिफरेंस है। तो 17 डिग्री बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए अब उस ग्रह को इतना ताकतवर नहीं माना जाएगा, भले ही वो उच्च का क्यों ना हो, अच्छे राशि में क्यों ना बैठा हो, अच्छे परिणाम दे सकता है। बट जब हम बल की बात करेंगे तो लग्न के जो ग्रह जितना नज़दीक होता है डिग्री के मुताबिक, वो उसका प्रभाव उतना ज़्यादा आपके ऊपर पड़ेगा। अब यह ध्यान रखिए कि वो ग्रह अच्छा भी हो सकता है आपके लिए, खराब भी हो सकता है। ये बात है कि लग्न के जो ग्रह जितना नज़दीक जाएगा वो उतना ज़्यादा आपके जीवन में परिणाम ज़्यादा पैदा करेगा, ज़्यादा ताकत रखेगा। तो इट कैन बी गुड एंड इट कैन बी बैड, दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ट। तो पहला आपका प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ दे दिया। अगला यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रश्न प्रदीप सिंह। इन्होंने पूछा है ईच हाउस रिप्रेजेंट्स मेनी थिंग्स और नाउ से द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस इज डेबिलिटेटेड एंड हाउ टू नो
विच एस्पेक्ट ऑफ दैट हाउस सफ़र और ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट हाउस वुड बी अफेक्टेड। तो एग्जाम्पल, इफ एक्वेरियस लग्न, इन एक्वेरियस लग्न सन इज प्लेस्ड इन 9th हाउस, विल इट अफेक्ट मैरिज, पार्टनरशिप, लक, फादर, हाउ टू असेस, प्लीज एक्सप्लेन। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें ये पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा ग्रह किसी एक भाव का स्वामी है और मान लीजिए वो खराब स्थिति में बैठा है, नीच अवस्था में है या शत्रु पक्ष के राशियों में बैठ गया है, नकारात्मक योग बना रहा है, तो ऐसे कौन से पहलू होंगे उस भाव से जुड़े हुए जो उसके जो जिसका वो स्वामी है, जो जिंदगी में खराब होंगे, कौन से ऐसे पहलू हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे पता किया जाए कि मान लीजिए कोई ग्रह, जैसे इन्होंने उदाहरण के लिए पूछा, कुंभ लग्न के लिए सूर्य 7वें भाव का स्वामी है, तो 7वां भाव विवाह का भी होता है, बिजनेस का भी होता है, पार्टनरशिप्स का होता है, और सूर्य पिता का कारक है, और और नीच का हो जाए 9वें भाव में, तो सूर्य जो है किन चीज़ों में ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाने की या गिरावट करने की कोशिश करेगा। तो और ये सिर्फ सूर्य का नहीं, ये किसी भी ग्रह के लिए वैलिड है। तो अब इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले हमें, और ये जो कंडीशन है काफ़ी देखिए बारीकी से देखनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी को ऐसे ही बता दें कि भाई सूर्य नीच का है तो सब बर्बाद, नॉट लाइक दैट, या कोई मंगल नीच का हो गया, कोई भी ग्रह, जैसा मैंने कहा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि पहले तो उस ग्रह की स्थिति में ये देखें कि वो योग कैसे बना रहा है। मान लीजिए उस ग्रह का नीच भंग है, मान लीजिए नवमांश में अच्छी स्थिति में है, बाकी वर्ग कुंडलियों में उसके पास बल आता है, जो उसका स्वामी ग्रह है जिसमें वो नीच का हुआ है वो अच्छी स्थिति में बैठा है, भले ही नीच भंग नहीं है, बट उसका जो स्वामी ग्रह है, मान लीजिए जैसे इन्होंने सूर्य की बात करी, तो सूर्य का स्वामी कौन है, तुला का, तुला में नीच का होता है, तो शुक्र मान लीजिए अच्छी स्थिति में है, तो सूर्य को शुक्र से कम बल तो मिलेगा, भले ही अगर नीच भंग ना बना रहा हो। तो हमको ये देखना पड़ता है कि क्या उस ग्रह की स्थिति इस लायक है कि उसमें थोड़ा सा भी बल आ रहा है, थोड़ी सी भी सकारात्मकता आ रही है, कोई भी उसको सपोर्ट मिल रहा है दूसरे ग्रहों से जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट है कि नहीं, पहले तो ये देखते हैं। दूसरा जो देखा जाता है वो ये कि उस ग्रह का जो राशि का स्वामी है वो कैसा बैठा हुआ है, वो कोई भी राशि हो सकती है, वो नीच का अगर हो जाए तो यही नहीं, वो शत्रु राशियों में भी है या अच्छी राशियों में भी है, तो भी आप उसको ज़रूर देखिए। मान लीजिए जैसे गुरु उच्च का है, उच्च के ग्रहों में बड़े लोग जो हैं खुश हो जाते हैं, भाई उच्च का ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे ग्रहों के ऊपर वो निर्भर कर रहे हैं। मान लीजिए गुरु उच्च का, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर मून। अब चंद्रमा की हालत अगर बर्बाद है कुंडली में तो गुरु कुछ नहीं कर सकता। अब तो आपको बस देखने में लगेगा बाहर से भाई वेरी गुड जुपिटर, बट इट्स नॉट गोना गिव यू एनीथिंग। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि हमको बाहर से ही नहीं, उस ग्रह के स्वामियों को भी देखना चाहिए जिसकी राशियों में वो बैठे हैं। तो सी द डिस्पोजिटर ऑफ द प्लैनेट इन विच राशि इट इज सिटिंग, तो उसका स्वामी ग्रह देखिए जिसकी राशि में वो बैठा है वो कैसा है, उससे बल प्राप्त है या वो खराब हो गया। दूसरा, जिस नक्षत्र में बैठा है तो उस नक्षत्र के स्वामी को देखें, अगर उस नक्षत्र के स्वामी की स्थिति सही नहीं है, खराब योग बना रहा है, मार्केश है, अशुभ भावों का स्वामी है, तो हमारे पास समस्याएं पैदा होंगी। और इसके बाद देखा जाता है हमारे पास दूसरे वर्ग कुंडलियों में उस ग्रह की स्थिति कैसी है। तो मान लीजिए अगर, और वर्ग कुंडलियों में सबसे ज़्यादा डिविजनल चार्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है नवमांश की, बाकी वर्ग कुंडलियां भी हम देखते हैं, बट नवमांश को विशेषकर सबसे ज़्यादा महत्ता दी गई है। ग्रह अगर उसमें अच्छी स्थिति में है तो उसके पास फाइनली बल आएगा, भले ही लग्न में अगर वो खराब भी हो रहा था, नवमांश में अच्छा हो गया तो कम से कम हमारे पास बल है, स्ट्रगल पहले पैदा करेगा, अल्टीमेटली अच्छे रिजल्ट देने की ताकत होगी। बट अगर नवमांश में अच्छा नहीं है तो हमारे पास मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो हमको ये देखना रहता है कि पहले ग्रह कौन से योग बना रहा है, जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो उसका स्वामी ग्रह कैसा है, जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी ग्रह कैसा है, और वर्ग कुंडलियों में उसकी कंडीशन कैसी है, पर्टिकुलरली नवमांश में कंडीशन कैसी है। ये सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके तब पता चलता है कि ये किसको पकड़ेगा, किसको खराब करेगा, किसको सही रखेगा, किसको मुसीबत पैदा होगी। तो इसमें उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इसमें सबसे बेस्ट उदाहरण यहाँ पे जो मुझे अभी याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है, बड़ी ही विख्यात कुंडली है, बहुत लोगों को मालूम है उनकी कुंडली, इसलिए मैं उनका उदाहरण ले रहा हूँ। कुंभ लग्न की कुंडली है, सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल 8वें भाव में है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो उनके केस में 7वें भाव का स्वामी सूर्य है, हाँ, और सूर्य वारेश भी है, वो रविवार के दिन पैदा हुए थे, तो रविवार का स्वामी सूर्य है।
अगर हम यहाँ देखेंगे तो सूर्य के हाथ में क्या है, वारेश होने के कारण सूर्य हेल्थ का कंट्रोलर होगा, स्वास्थ्य का, आयु का कारक है। तो अब यहाँ देखिए सूर्य जो है वो डबल रोल प्ले कर रहा है। सूर्य 8वें भाव में गया, बुध के साथ गया। अब जो लोगों को मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट्स मैंने लिए हैं, पंचांग के कॉन्सेप्ट लिए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप उससे रिलेटेड भाई वीडियोस देखिए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ज्योतिष बेसिक्स में उसको कवर किया गया है कि कैसे पंचांग दोष बनते हैं, कैसे जो है पंचांग देखा जाता है, वारेश, तिथि, करण, ये सब क्या होते हैं। तो हम उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस दिन इंसान पैदा होता है उस दिन का स्वामी ग्रह आपके स्वास्थ्य और आयु का कारक है। वो रविवार के दिन जन्म लिए तो सूर्य का जो है वो स्वामी होगा, सूर्य स्वामी होगा रविवार का, और सूर्य उनके केस में स्वास्थ्य और आयु का कारक है। सूर्य 8वें भाव में बुध के साथ है, बुध उच्च का है, अष्टम भाव का स्वामी है। तो जब भी 8वें का स्वामी 8वें भाव में होता है तो ये हमारी आयु के लिए शुभ माना जाता है, वृद्धि करता है जीवन में, आयु बढ़ाता है, दीर्घायु बनाता है। पर सूर्य जब भी बुध के साथ होगा तो क्या होगा, ग्रह दोष बना देता है। सूर्य शनि, सूर्य बुध, ये पंचांग दोष का कॉन्सेप्ट हमने पहले कवर किया हुआ है, उसमें उससे इसको लिया जा रहा है। तो सूर्य बुध क्या करेंगे, ग्रह दोष बनाएंगे, और अगर ग्रह दोष बनाएंगे तो क्या करेगा, ये आयु तो बढ़ा देगा, स्वास्थ्य बर्बाद कर देगा, टोटल अफ्लिक्शन ऑन हेल्थ। दूसरा, सूर्य उनके केस में क्या है, मृत्यु भाग में भी गया हुआ है, मृत्यु भाग में जाने की वजह से उसकी ताकत और घट गई है। तो यहाँ पे सूर्य डबल रोल प्ले कर रहा है कि सूर्य कुंभ लग्न के लिए मार्केश है, 7वें भाव का स्वामी है, अष्टम स्थान में गया हुआ है, बुध के साथ ग्रह दोष बना रहा है, बट इट इज गुड फॉर लॉन्जिविटी, बैड फॉर हेल्थ। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज उनको रहे हैं अपने जीवन काल में, बहुत बहुत सारी बीमारियां, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे, कई सारे ऑपरेशंस, कई सारी सर्जरी, कई सारे रोग उनको हो चुके हैं भी, बट इस डेस्पाइट दैट, और उनमें सबसे बड़ी बात अष्टम भाव एक्सीडेंट्स का भी होता है। तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी उनके जीवन में हुआ जिसमें बहुत गंभीर स्थिति उनकी हुई थी। बट क्यों, आयु है, सिंपल सी बात है, हर चीज़ ग्रह कराते हैं, तो ये ध्यान रखिए। तो वहाँ पे अष्टम में बुध है, आयु लंबी जाएगी, कुछ भी और कुछ भी हो, पर स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये एक चीज़ आ रही है। दूसरा क्या है, सूर्य बुध और मंगल शुक्र ने करियर को लेके योग बनाए हैं, राजयोग बनाए हैं। तो यही ग्रहों ने करियर में बड़ी चरम सफलता दी। 7वां भाव मासिस का होता है, जनता का होता है। 7वें भाव में राहु है, सूर्य बुध मंगल शुक्र, इनके लिए अच्छी स्थितियां हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, करियर में ग्रोथ देंगे। पर हमारे पास 7वां भाव विवाह का भी होता है, मैरिज का होता है। तो शादी ब्याह को लेकर के ये कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा करेंगे। उनके जीवन में एक ऐसा समय था जब उनके पारिवारिक वैवाहिक जीवन में मुसीबतें पैदा हुई थीं। तो वहाँ पे भी उसका कारण कौन है, उसका कारण है 7वें भाव में बैठने वाला राहु और 7वें भाव का स्वामी सूर्य। अब यह जो एक बात है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो यह है कि उनका वैवाहिक जीवन जो कामयाब रहा, चलता रहा, सस्टेन कर रहा है आज भी, उसका कारण सूर्य नहीं है, उसका कारण है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा की तिथि में जन्म हुआ है उनका, चंद्रमा तिथि का स्वामी है, तिथि का स्वामी शादी कंट्रोल करता है। मून इज द ओनली प्लैनेट विच इज सेविंग हिज मैरिज। अगर सूर्य के हाथ में सिर्फ शादी होती तो कब की खत्म कर चुका होता। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि सूर्य का कैसे, अब ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक ही ग्रह एक ही चीज़ में अच्छे परिणाम दे सकता है, दूसरी चीज़ में खराबी दे सकता है। तो उनके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, आयु को बढ़ा रहा है, उनके वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है, पर करियर को ऊंचा ले जा रहा है। मास फेम, पब्लिक अटेंशन, पब्लिक रिकॉग्निशन और सूर्य पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक होता है, वह प्राप्ति हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देख पाते हैं। दूसरा, सूर्य पिता का कारक है, पिता से भी अच्छे संबंध होंगे और पिता खुद ब खुद काफ़ी कामयाब इंसान होने चाहिए, क्योंकि सूर्य बुध मंगल शुक्र राजयोग बना रहे हैं। पर अष्टम भाव में बैठने की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होंगे, अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स। तो वह अपने जीवन में उनको देख चुके हैं। एक समय पे बहुत ऊंचे स्थान पे गए, बीच में कई सारा फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड उनके जीवन काल में आया, उसके बाद वो फिर से ऊपर उठे। उसका ऊपर उठने का कारण लग्न का स्वामी मजबूत होना, अष्टम भाव में योग अच्छे बन जाना। तो ऐसे इसको देखा जाता है। मेरी कोशिश थी यहाँ पे आपको इस तरीके से समझाने की। बाकी मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे हर ग्रह को देखना चाहिए। यह हालांकि जो प्रश्न है बड़ा बढ़िया प्रश्न था, इसलिए हमने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। अगला यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं फिर से निंजा YSN। अब ये पूछते हैं
कि भाई डज एनीथिंग लाइक केंद्राधिपति दोष एग्जिस्ट और इज इट ओनली अ मिथ, और ऑल्सो द ascendant of 4 dual signs is luckier than others because all केंद्र houses are ruled by natural benefics either मरकरी और जुपिटर। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कोई भी लग्न का स्वामी, कोई भी लग्न ऐसा नहीं होता है कि वो बड़ा लकी है बाकियों के कंपैरिजन, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ये वाकई में मिथ है, पहला वाला मिथ नहीं है। अच्छा, दूसरा जो इनसे ही सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो है विवेक रामावत। उन्होंने पूछा है कि अगर कर्क में मंगल व वृश्चिक में चंद्रमा हो तो कैसे पढ़ें, या परिवर्तन योग की तरह, या दोनों अपना अपना नीच का परिणाम देंगे। हालांकि देखिए इसको सिंपल है, मैंने जो है नीच के मंगल और नीच के चंद्रमा के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, आप उन वीडियोस को देखिए, आपको अपने आप इसका उत्तर मिल जाएगा। बाकी इनका भी प्रश्न क्या है, केंद्राधिपति दोष कैसे कार्य करता है, उसके परिणाम इस बारे में कैसे हो सकते हैं। तो दोनों का प्रश्न केंद्राधिपति दोष से है। ये भी बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है जो मैंने बहुत देखा है कि लोगों को बड़ा ऑब्सेशन होता है कि केंद्राधिपति दोष है। भाई देखिए, पहली बात तो यह है कि दोष होता है खराब योग। केंद्राधिपति का मतलब है कि ग्रह सिर्फ केंद्र का अधिपति है, अभी वो दोष नहीं बना रहा है, वो कोई भी हो सकता है। अब जैसे तुला लग्न के लिए चंद्रमा है, मिथुन लग्न के लिए गुरु है, कन्या लग्न के लिए गुरु है, मीन लग्न के लिए बुध है, आपका धनु लग्न के लिए बुध है। तो ये सब वो ग्रह हैं जो केंद्राधिपति बनते हैं, और केंद्राधिपति हो जाने से कोई दोष नहीं बन जाता है। पहली बात तो ये है। दोष का मतलब होता है उस ग्रह का खराब होना जरूरी है, खराब योग बनाना जरूरी है, पीड़ित होगा, कम खराब स्थितियों में जाएगा, तब ही वो दोष बनाएगा। ऐसे थोड़ी होता है कि अब कुछ भी वो खाली अधिपति बनाओ दोष हो गया। ऐसे ही मैंने मंगल के लिए भी बताया है कि भाई मंगल में लोग बोलते हैं मंगल दोष, भाई मंगली अलग होता है और मंगल दोष अलग होता है। मंगली तो 60-70% पॉपुलेशन होगी दुनिया की, तो क्या सब में मंगल दोष बन जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो मंगल दोष इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ मंगली। सिमिलरली केंद्राधिपति हो जाना ही दोष का पर्याय नहीं है। दोष तब बनेगा जब वो ग्रह बर्बाद हो, अन्यथा नहीं। इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे बिल गेट्स हैं, तो बिल गेट्स की कुंडली क्या है? मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न में टेक्निकली गुरु केंद्राधिपति बनेगा, दोष बनाने की ताकत रखेगा। अब उनके केस में गुरु तीसरे भाव में अच्छा है, सिंह राशि में ताकतवर है, कोई पाप प्रभाव नहीं है, और करियर का कंट्रोलर है, तो अपार सफलता करियर में दी हुई है उसने। तो अब यहाँ पर जो है कौन सा आपका ये कॉन्सेप्ट केंद्राधिपति दोष वाला काम कर रहा है? कुछ नहीं, यूजलेस। तो इट इज नॉट द दोष फैक्टर, इट इज जस्ट अ केंद्राधिपति। वो खाली केंद्र का अधिपति है और कुछ नहीं। दोष तब बने जब वो खराब योग बनाए, और खराब योग वाले का भी बताते हैं। बिल क्लिंटन की कुंडली में कन्या लग्न है, कन्या लग्न में भी गुरु 7वें भाव का स्वामी बनेगा, और गुरु जो है वो केंद्राधिपति दोष बनाने की ताकत रखेगा कन्या लग्न वालों के लिए। तो उनका कन्या लग्न है बिल क्लिंटन का, और उनके केस में गुरु जो है वो दूसरे भाव में है, तुला में, वर्गोत्तम है। बट प्रॉब्लम यह है कि गुरु की डिग्री बहुत कम है, गंडांत में है, 0 डिग्री कुछ मिनट का है, जिसकी वजह से उसके कुछ एक परिणाम लग्न से भी मिलेंगे। और जब लग्न से मिलेंगे तो उनके लग्न में बैठे हैं कन्या में मंगल और शुक्र, जिनके ऊपर नवम भाव से राहु की दृष्टि पड़ रही है। बहुत ही बेकार योग है ये। तो यहाँ ये किसके लिए? राजनीति वगैरह के लिए बढ़िया है, वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा खराब है। ये व्यक्ति के भीतर हमारे इंटरनल जो एक सेल्फ एक हमारे जो है इंद्रिय पे ऊपर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल जो होता है उसको खत्म करता है और वासना को बहुत बढ़ाता है। तो गुरु उनके केस में क्या है? 7वें भाव का स्वामी है। अभी वो केंद्राधिपति बना, अगर वो केंद्राधिपति बना तो यहाँ पे टेक्निकली दोष नहीं बना रहा है, बट उसका दोष का इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसका डिग्री बहुत कम है, 7वें भाव का स्वामी विवाह के लिए जिम्मेदार होगा, और 7वां भाव सामाजिक छवि का भी होता है, और 4थे भाव का भी स्वामी वो भी जनता और सामाजिक छवि का होता है। तो यहाँ पे जब उनकी दशा जो है चल रही थी, पहले शुक्र की अंतरदशा थी शायद, तो उसमें जो है ये जो सेक्स स्कैंडल उनका रहा, मोनिका लेविंस्की वाला, वो सामने आया। और उससे पहले भी उनके कई सारे अफेयर्स थे जो सामने नहीं आए। बट द थिंग हियर इज दैट उनके केस में गुरु दोष का निर्माण कर रहा है, और उसने उनकी हेल्थ को भी खराब करा है। इट इज मार्के, 7वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है, मारक है, स्वास्थ्य को भी खराब करा है, हार्ट प्रॉब्लम्स दे रहा है मेन उनके केस में। तो यहाँ पे ये बात रह रही है कि डेस्पाइट बीइंग वर्गोत्तम हो जाने की वजह से खाली शादी टिका दी है उसने, अदरवाइज इट डज नॉट गिव ट्रस्ट, कमिटमेंट, लॉयल्टी इन द मैरिज। एंड सेकेंड पॉइंट,
दूसरा, इट इज़ हैम्परिंग हिज हेल्थ, स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, सामाजिक छवि पे बट्टा मारेगा। तो ये चीज़ जो है नज़र आ रही है। तो ये फ़र्क है कि भाई केंद्राधिपति हो जाने से ही कोई ग्रह बर्बाद नहीं हो जाता है, आपको उसका देखना चाहिए हाल। वो खराब योग बनाएगा, शत्रु ग्रहों के साथ जाएगा, मार्केश ग्रहों के साथ जाएगा, तब ही वह दोष देने के काबिल बनेगा, वरना नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं जोबी थॉमस। इन्होंने पूछा है प्लैनेट्स इन राशि चार्ट एंड भाव चलित चार्ट आर प्लेस्ड डिफरेंटली, विच हाउस टू कंसीडर फॉर प्रेडिक्शंस। ये भी बड़ा जो है कॉमन प्रश्न है। इसका उत्तर पहले भी मैं वीडियोस में दे चुका हूँ, दोबारा मैंने इसे लिया क्योंकि लोगों को जो है भाव चलित और राशि चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा जो है एक ऑब्सेशन होता है, क्योंकि और ये मेरी कल्पना के परे कि पता नहीं क्यों होता है, भाव चलित को इतनी अननेसेसरी इंपॉर्टेंस दी जाती है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। और इसका कारण सिंपल है भाई, देखिए कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा हम देखते हैं उसकी स्थिति को सही है बेकार है देखने के लिए वर्ग कुंडलियाँ। नवमांश से तो ऑब्वियसली भाव चलित चार्ट ऊपर है नहीं, अगर आप नवमांश कंसीडर नहीं करते, बाकी वर्ग कुंडलियाँ कंसीडर नहीं करते, प्लैनेट के प्लेसमेंट के लिए और भाव चलित लेकर के बस आप एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है ये ग्रह यहाँ आ गया वहाँ आ गया, तो अब कैसे रिजल्ट आएंगे, सारी कैलकुलेशन रॉन्ग होगी और कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेट करेंगे मैटर को, नथिंग एल्स, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। भाव चलित का खाली एक ही उपयोग है, वो है नाड़ी ज्योतिष में। पराशरी ज्योतिष में उसको लेना मेरे हिसाब से खाली कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाना होता है, क्योंकि आपके पास एनालिसिस के लिए इतनी तो वर्ग कुंडलियाँ ही पड़ी हुई हैं, उन्हीं को एनालाइज कर लीजिए पहले, वो ही एनालाइज हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। भाव चलित को बाद में देखें, तो पहले तो आप नवमांश में जो कंडीशन है वो ग्रह को हम कंसीडर कर नहीं रहे हैं। दशमांश में मान लीजिए कोई करियर की दशा चल रही है, 10वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है, और अगर वो दशमांश में अच्छी स्थिति में नहीं है, लग्न में और भाव चलित में बढ़िया बैठ रहा है, तो आप सोचेंगे भाई परिणाम तो अच्छे आने चाहिए, बहुत बढ़िया जाएगी दशा। और दशमांश से देखोगे तो वहाँ चौपट है ग्रह, तो उससे क्या पता चलेगा कि भाई नहीं आएंगे कोई परिणाम, कर लीजिए जो करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि भाई ग्रह की स्थिति नवमांश दशमांश में कुछ है ठीक ठाक वर्ग कुंडलियों में कि नहीं है। और रिस्पेक्टिव डिविजनल चार्ट्स भी मैटर करते हैं। मान लीजिए जैसे हमने कोई ग्रह की दशा चल रही है और वो हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है, तो हमें उसके लिए D27 सप्तविंशांश भी देखते हैं। अगर सप्तविंशांश में वो ग्रह खराब बैठ गया तो उसके, और राशि चार्ट में और भाव चलित में अच्छा है, तो आप सोचेंगे कि भाई स्वास्थ्य वगैरह अच्छा रहेगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। बट जिस वर्ग कुंडली जो कि स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार, अगर वहाँ उसकी स्थिति खराब है तो इतनी स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। तो ये जो है बात नज़र आती है कि भाई पहले जो है एक तो भाव चलित चार्ट को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करिए। अगर आप नाड़ी ज्योतिष प्रैक्टिस करते तो दीजिए, पराशरी प्रैक्टिस करते तो कोई देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि पहले वर्ग कुंडलियाँ एनालिसिस करना सीखें और उसमें ये देखें कि उसमें कंडीशन कैसी है। ग्रह अगर जो है हमारे वर्ग कुंडलियों में ठीक है तो हमको परिणाम अच्छे नज़र आएंगे ही आएंगे, और अगर नहीं ठीक है तो उनमें परेशानियाँ नज़र आएंगी। तो हमको सबसे ज़्यादा महत्ता वर्ग कुंडलियों को देनी चाहिए, भाव चलित को बिल्कुल अंतिम में देखिए। और भाव चलित से कई गुना ज़्यादा महादशा लग्न इंपॉर्टेंट होता है, जो ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता क्या और कैसे निकालते हैं। महादशा लग्न, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसको लग्न बनाकर देखें, वो भाव चलित से भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ग कुंडलियों के बाद उसको देखा जाता है और उसके बाद दशा देखी जाती है कि सिर्फ एक ही ग्रह की दशा नहीं। मान लीजिए कोई शुक्र की 20 वर्ष की दशा से गुजर रहा है, तो 20 वर्ष एक बहुत लंबा पीरियड है जिंदगी का, उसमें दूसरी दशाओं को भी देखिए। तो दूसरी दशाएं चर दशा है, राशियों की अन्य कई दशाएं होती है, ग्रहों की भी योगिनी दशा है, इनको देखा जाता है। तो मल्टीपल फैसेट्स होते हैं एनालिसिस के, जिनको पहले कंसीडरेशन में लिया जाए। एंड भाव चलित एज एट लास्ट इन पराशर इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। अगर आप उसको ले भी रहे हैं तो ज़्यादा कुछ निकलेगा नहीं, इफ़ यू आर इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच आई हैव सेट सो फार। तो मेरे ख्याल से आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। अगला जो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं वो है तमन्ना पुरी। इन्होंने पूछा है व्हाट कॉम्बिनेशन मेक अ पर्सन एथीस्ट येट एथिकल एंड आइडियलिस्टिक, हाउ डज जुपिटर प्ले अ रोल इन इट सिंस इट्स गिविंग एन एथिकल अप्रोच बट नॉट टेकिंग अ पर्सन टुवर्ड्स रिलीजन, एंड व्हाट हैपन्स व्हेन अ प्लैनेट इज एक्सॉल्टेड और ओन साइन बट इन मृत्यु भाग। हाँ, तो पहले इनके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं कि अगर कोई ग्रह अपनी उच्च या अपनी ही राशि में, उच्च की राशि में, अपनी राशि में है और मृत्यु भाग में है तो वो कैसे परिणाम देगा। देखिए सिंपल सी बात है, मृत्यु भाग का अर्थ होता है उस ग्रह के पास बल कम हो जाएगा। तो मृत्यु
मृत्यु का मतलब है डेथ, भाग का मतलब है पोजीशन। तो हर ग्रह की एक पर्टिकुलर राशि में बैठने पर एक खास डिग्री पर वो मृत्यु भाग में जाता है। इसकी टेबल होती है, वो मैं पहले की वीडियोज़ में भी शेयर कर चुका हूँ Q&A के सेशन में। पर मृत्यु भाग जो होता है हर ग्रह के ऊपर वैलिड है। हर ग्रह एक खास राशि में बैठने पर, एक खास डिग्री पर बैठने पर मृत्यु भाग की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और मृत्यु भाग का अर्थ है कि वो ऐसी परिस्थिति में जा रहा है जहाँ पे अपनी सारी ताकत खो देगा, भले ही वो अपनी उच्च की राशि में हो या अपनी स्व राशि में हो या मित्र की राशि में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर अगर वह जो है मृत्यु भाग में जा रहा है तो उसके पास स्ट्रेंथ लॉस होगा, बहुत ज़्यादा उसके पास शक्ति घट जाएगी। तो आप यदि उसको देखेंगे कि भाई ये तो ग्रह बड़ा बेहतर है, अच्छा बैठा है, इसके परिणाम बड़े अच्छे आएंगे अगर इसकी दशा आएगी, और आप जब दशा चल रही तो आपको कुछ अच्छे परिणाम बहुत नज़र नहीं आ रहे, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो ग्रह मृत्यु भाग में हो। अगर मृत्यु भाग में है तो अपनी ताकत में गिरावट के कारण बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं दे पाएगा। 100% एफिशिएंसी घटकर अब 20-30% ही रह जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर वो ग्रह खराब राशियों में, नीच की राशियों में, शत्रु राशियों में मृत्यु भाग में है, कुंडली में मार्केश है या फिर वो छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी है, तो ये परिस्थिति और भी नकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि अब वो ग्रह सिर्फ कमजोर ही नहीं, बहुत ज़्यादा मारक बन जाता है, निगेटिव, एक्सट्रीमली निगेटिव। तो अब उसकी जो दशा आएगी उसमें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी पीड़ा, समस्याएं पैदा होने की ताकत रखता है। वो डिपेंड करेगा कौन से इलाके में मुसीबत होगी, ये कुंडली बताएगी, पर ये हमको देखना चाहिए। दूसरा, पहला प्रश्न लेते हैं कि कौन से ऐसे योग हैं जो व्यक्ति को एथीस्ट बनाते हैं, नास्तिक, पर व्यक्ति नैतिक है, एथिकल और मॉरलिस्टिक है। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है, जबकि बृहस्पति धर्म का भी कारक माना गया है और मॉरलिटी, एथिक्स, नैतिकता का भी, आदर्शवादिता का भी कारक माना गया है, तो उसकी भूमिका यहाँ पे क्या होती है, ये पहला प्रश्न, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। देखिए, पहली सिंपल बात होती है कि यहाँ पे एथीज़म को आप ऐसा समझिए, एथीज़म सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ डीटीज। यही होता है कि भाई मूर्ति पूजा और भगवान के किसी, ईश्वर के किसी स्वरूप में व्यक्ति की आस्था ना होने को ही एथीज़म कहा गया है। इसका अर्थ पूरी तरीके से यह नहीं है कि व्यक्ति ब्रह्मांड की सत्यता का नकारता है या फिर उसके भीतर मीनिंगलेसनेस, शून्यवादिता और व्यर्थता पैदा हो रही है। अगर आप व्यर्थता पैदा होने वाले व्यक्ति हैं, मीनिंगलेसनेस, तो फिर आप एथीस्ट नहीं हैं, आप नाहिलिस्टिक हैं। नाहिलिस्टिक होना और एथीस्ट होना में धरती आसमान का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप प्रॉपर एथीस्ट हैं, जो कि मीनिंगफुल जो है बिहेवियर में है, ज़िंदगी में मीनिंग, पर्पस इन लाइफ, मीनिंग इन लाइफ खोज रहा है। भले ही उसका रुझान धर्म में नहीं है, कंटेम्पररी रिलीजन में नहीं है, बट उसके भीतर यह जिज्ञासा है जानने की कि सत्य क्या है, पूर्ण ब्रह्मांड किन सत्य के आधारों पर टिका हुआ है, और मेरा असली स्वरूप, मेरा अस्तित्व और मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये उनके भीतर मौजूद हैं, भले ही वो एथीस्ट क्यों ना हो। तो यहाँ पे एथीज़म का अर्थ है कि व्यक्ति अब धर्मांधता में ना जाने की बजाय, ईश्वर के किसी स्वरूप को ना मानने की बजाय, तर्क से चलने वाला, बुद्धि से चलने वाला, विज्ञान से द्रवित व्यक्ति है। तो तर्क, विज्ञान और बुद्धि को पैदा करते हैं बुध, शनि और राहु। अगर आपकी कुंडली में नवम भाव पर और चंद्र पर या नवम भाव के स्वामी पर बुध, शनि और राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, उनकी राशियों में है, नक्षत्रों में है, उनके साथ में है, तो ये हमारे भीतर लॉजिक ज़्यादा पैदा करेंगे। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति धर्म में विश्वास करे, बट धर्म में विश्वास करने के बावजूद उनके मन में ये प्रश्न हो सकते हैं कि ईश्वर कौन है, उनका स्वरूप क्या है, क्या भगवान केवल विष्णु, दुर्गा, शिव, कृष्ण, राम के स्वरूप में ही है, या निर्विकार भी हैं, या अन्य धर्मों में जैसे बात कही गई उनके भगवान सही हैं, हमारे भगवान सही हैं। ये सब प्रश्न जो है आएंगे। तो यहाँ पे जो मेंटल डाउट्स हैं वह
और जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, लॉजिक के बलबूते क्रिएट होती हैं अगर बुध, शनि और राहु का प्रभाव नवम भाव, गुरु, चंद्र और नवम भाव के स्वामी पर अधिक है, और लग्न पर भी अगर है तो ये ज़्यादा होगा, क्योंकि बुध, शनि और राहु के भीतर लॉजिक, रीजन, कैलकुलेशन, एनालिसिस ज़्यादा होता है। ये किसी भी बात को ऐसे ही मानने वाले ग्रह नहीं है, इनको तर्क चाहिए, आधार चाहिए, विज्ञान चाहिए, तब जा कर के इनको ये मानेंगे। तो यहाँ पे ये बात नज़र आती है। और कई बार ये हमारे हालांकि धर्म को सही अर्थों में यदि कहा जाए तो धर्म, खास तौर से सनातन धर्म, वह ऐसी मजबूत नींवों पर टिका है कि उनके पीछे जो हमारे कर्मकांड भी कहे गए उनके पीछे भी तथ्य है। पर समस्या यह है कि आज के युग में उनको समझाने वाला कोई नहीं है। उनके पीछे जो तर्क है, लॉजिक है, वो बड़ा ही अकाट्य तर्क है, उसको काट नहीं सकते हैं आप। बट इट इज़ एक्सट्रीम आयरनी एंड बैड लक, बहुत बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य है, जो हम उससे अब दूर होते चले जा रहे हैं और सिर्फ धर्मांधता फैलती जा रही है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि कोई बात नहीं, अगर आप धर्म में आस्था नहीं भी रखते तो कम से कम एक लॉजिकल एनक्वायरर की तरह आप अपने जीवन के अस्तित्व और उद्देश्य की यदि खोज करने की मनस्थिति भी रखते हैं तो ठीक है, यही चाहिए। एटीट्यूड ऑफ अ फिलोसोफर इज स्टिल मच बेटर दैन फॉलोइंग रिलीजन ब्लाइंडली। इट इज़ वेरी गुड। बट यहाँ ध्यान रखिए, जैसा मैंने कहा, डू नॉट मिस्टेक एथीज़म विद नाहिलिज्म। जो लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात का खंडन करते हैं कि धर्म तो बेकार है ही, पर धर्म के साथ साथ दर्शन भी बेकार है, और अपनी सभ्यता, अपनी ही संस्कृति का खंडन कर किसी दूसरी संस्कृति और सभ्यता को अपनाना, इस सेंस में कि हम उसको अपनाकर बड़ा कूल और मॉडर्न बन जाएंगे, ये लोग ये ना तो एथीस्ट हैं ना ही नाहिलिस्टिक हैं। दीज पीपल आर इडियट्स। ये मूर्ख हैं, ये कहीं के नहीं हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि व्हेन you say that you are atheist, I assume that you are a logical inquirer. You are a scientific inquirer who is searching for meaning in his life. It does not mean that you are meaningless, living a meaningless life, and you think that everything is meaningless in this world. You are not nihilistic and you are not also a fool. ये मेरा यहाँ पे assumption है। तो यहाँ पे ये बात नज़र आती है। दूसरी बात ये भी रहती है कि गुरु का, इसमें अब जो आपने मॉरलिटी की बात कही, ये भी बड़ा बेहतरीन प्रश्न है कि भाई यहाँ पे एक होता है धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक विचार और उसमें हमारी आस्था, और दूसरा होता है नैतिकता। देखिए, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नैतिकता दर्शन शास्त्र से ही निकलती, मॉरलिटी फिलॉसफी का एक हिस्सा है। धर्म जो है संस्कृति बनाने के लिए जिम्मेदार है, और संस्कृति का एक अहम हिस्सा मॉरलिटी, नैतिकता है। तो यहाँ पे नैतिकता जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर भगवान या ईश्वर के किसी स्वरूप में आस्था नहीं रखते तो आप अनैतिक व्यक्ति होंगे, आप अधर्मी होंगे, ऐसा कतई नहीं है। बहुत से महान वैज्ञानिक, तर्कशील, बुद्धिशाली जो ईश्वर के स्वरूप में आस्था नहीं रखते बट बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं। धार्मिक मतलब ड्यूटीफुल है, मॉरलिस्टिक हैं, एथिकल हैं अप्रोच में। तो ये जो चीज़ है ये भी गुरु ही देता है, क्योंकि गुरु अपने भीतर एक सेंस ऑफ ड्यूटी पैदा करता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके कार्य के प्रति है, घर के प्रति है, समाज के प्रति है। एनी काइंड ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी विच यू थिंक दैट आई शुड follow this in my life, the morals, the values, the ethics and principles, the moral code of conduct which you use to fulfill your life and lead your life, that is your morality. वही है morality। तो यहाँ पे वो जो morality है वह धर्म और दर्शन पर बेस्ड तो है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी दार्शनिक धार्मिक आस्थाएं और नैतिकता का पालन एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो व्यक्तिगत जीवन में। ये अलग अलग भी हो सकता है, और इसमें सबसे बड़ा कारण है कि आप
अपनी धार्मिक और दार्शनिक सोच और विचारधाराओं को पालन करने के लिए, अपनाने के लिए स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं। नैतिकता को पालन कराने के लिए आप स्वच्छंद नहीं हैं, वो बाध्य है। मॉरलिटी एंड एथिकल बिहेवियर इज फोर्स्ड, क्योंकि अगर वो फोर्स नहीं होगा तो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कैसे करेगा? एनार्की होगी, अराजकता होगी, हर कोई अब जो मनमानी होगी, नो लॉ एंड ऑर्डर, कोई ना कानून होगा, ना व्यवस्था होगी, ना प्रशासन होगा, ना प्रबंधन होगा, सिर्फ अराजकता होगी। अगर मॉरलिटी नहीं है, जस्टिस नहीं है, एथिकल बिहेवियर नहीं है, तो एक इंसान और जानवर में फर्क नहीं बचेगा। सोसाइटी विल कोलैप्स। तो ये भी बात रहती कि मॉरलिटी को फॉलो करने के लिए आप बाध्य हैं, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो जेल चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आप ये कहते हैं कि चोरी करना गलत बात है, गलत बात है क्यों? क्योंकि भाई उसकी सज़ा मिलती है। और अगर आप जो है ये कहें कि उसके पीछे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट क्या है, वो अलग है, नो डाउट उसके पीछे फिलोसफी है बहुत बड़ी। बट अगर हम ये कहें कि नॉर्मल आदमी को जो दर्शन वगैरह नहीं समझता, तो उसके लिए यहाँ पे कानून का पालन कैसे होगा, समाज खड़ा कैसे होगा, सोसाइटी फंक्शन कैसे करेगी, सिविलाइजेशन ठहरेगा कैसे, अगर हमारे पास मॉरलिटी नहीं है, एथिकल अप्रोच नहीं है, बिहेवियर प्रॉपर नहीं है। इफ टू पीपल कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बोथ विल कोलैप्स एंड डिस्ट्रॉय ईच अदर। ये चीज़ नज़र आती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक चीज़ के लिए आपके पास फ्रीडम है, यू हैव चॉइस एंड फ्रीडम अवेलेबल फॉर चूजिंग your beliefs and ideologies with respect to religion and philosophy, but you don't have a choice with respect to following of the morality and ethical approach in your life. If you don't follow that, you are going to face the harsh consequences by the society. ये चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न यहाँ प्रदीप सिंह पूछ रहे हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस केतु दशा विल बी बेनिफिशियल और इट्स दशा इज ऑलवेज बैड। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियाँ होती हैं कि मंगल शनि राहु केतु की दशाएं हमेशा बड़ा परेशान करेंगी, इनकी दशाएं आएंगी तो हमको जो है थोड़ा सतर्क होकर चलना होगा। देखिए, और इसमें से केतु की दशा खास तौर से लोग ज़्यादा शनि केतु से बहुत ही ज़्यादा भयभीत रहते हैं। देखिए, केतु की दशा ऐसी हर बार नहीं होता है कि खराब दशा होगी। अगर केतु आपकी कुंडली में राजयोग बना रहा है, जिस ग्रह की राशि में बैठा है उस ग्रह की स्थिति कुंडली में अच्छी है, वो केंद्र या त्रिकोण भावों में अच्छी कंडीशन में बैठा है, मतलब शुभ राशियों में है, उच्च की राशियों में है, जिस ग्रहों के राशि और नक्षत्र में है वो ग्रह अच्छी कंडीशन में कुंडली में बैठे हैं, और जिन चीज़ों के लिए वो योग बना रहे हैं, मान लीजिए धन की संपत्ति के लिए योग बना रहे हैं, करियर के लिए योग बना रहे हैं, अगर अच्छे कंडीशन में बैठे के अच्छे शुभ योगों का निर्माण करता है केतु या वो ग्रह जिसके ऊपर वो निर्भर है, तो हमको ऑब्वियसली अच्छे परिणाम नजर आएंगे। क्योंकि केतु जो है ध्वज का कारक भी माना जाता है, फ्लैग बियरर कहते हैं। तो यहाँ पे केतु कैन शो सडन राइज इन करियर एंड प्रोग्रेस एंड फाइनेंसेस इफ इट इज मेकिंग गुड योगास इन द चार्ट। ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हर बार ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा पत्थर की लकीर नहीं होती है कोई चीज। नो डाउट केतु जो है वो एक आध्यात्मिक ग्रह है, उसको माया से, भौतिक जीवन से लेना देना नहीं होता है। वो सांसारिक जीवन के त्याग को, मोक्ष को, संन्यास को, वैराग्य को दिखाता है। इस वजह से केतु की महादशा में व्यक्ति को जो है इस बात का एहसास जरूर कराएगा वह कि आप थोड़ा सा इस बात को समझिए कि माया के परे भी कुछ जिंदगी है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक लेवल पे पैदा करता है कि आप वो पहचान सकें कि there is some other aspect of reality as well other than what you think। तो ये चीज़ वो एहसास कराने की कोशिश करता है हर बार। और अगर वो जितनी ऐसी परिस्थितियों में होगा, मान लीजिए केतु आध्यात्मिक योग बना रहा है और अगर व्यक्ति आध्यात्मिक है तो नो डाउट केतु की दशा बहुत ही बेहतरीन जाएगी। बट अगर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है और ग्रह ने आध्यात्मिक योग कुंडली में बना दिए, तब केतु की दशा परेशान करेगी। क्योंकि अब केतु आपको मोटिवेट करेगा माया से परे हटकर आत्म अवलोकन करने के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, अध्यात्म दर्शन धर्म में जाने के लिए। और आपका एटीट्यूड वो है नहीं, आपका एटीट्यूड है भाई पैसा लाओ, करियर बनाओ और रिलेशनशिप्स हो, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं। तो केतु में क्या होगा? कंटिन्यूअस फेलियर्स एंड इवन दो यू गेट सक्सेसफुल तो कंटिन्यूअस अनहैप्पीनेस, इतनी ज़्यादा अशांति, असंतुष्टि, जीवन में सब चीज़ प्राप्त हो जाने के बावजूद भी कोई खुशी, सुख और संतुष्टि नहीं होती। तो ये केतु कराएगा। एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन, तो ये जो है केतु का एक नेचर है। इसलिए केतु की
हमेशा राहु हो या केतु हो, इनको जज करने के लिए बहुत प्रॉपरली हमें कुंडली देखनी चाहिए। पर मेरे ख्याल से हमने आपको आपका उत्तर दे दिया है कि हमेशा दशा खराब नहीं मानी जाती, अच्छे योग होंगे तो नो डाउट अच्छे परिणाम नज़र आएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहे हैं नाइट हाउलर। इसमें जो है प्रश्न पूछा है, प्लीज से समथिंग ऑन दशा संधि। दशा संधि का अर्थ होता है जब कोई भी दशा अपने आखिरी स्टेजेस में आ गई है और अब अगली दशा लगने वाली है, तो सिंपल सा रिजल्ट होता है कि एक दशा जो खत्म होने वाली है उसको अगले ग्रह की दशा के लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है। तो मान लीजिए केतु की दशा थी और केतु के बाद अब शुक्र आने वाला है, तो केतु की दशा खत्म हो रही होगी, केतु बुध का पीरियड होगा लास्ट पीरियड, तो आखिरी जो पीरियड होगा, आखिरी का एक साल कुछ महीने, उनमें अब जो है दशा जो अगली आने वाली है उसके लिए इस मौजूदा दशा में भी हमको परिणाम नजर आएंगे, बिकॉज द प्लैनेट हैज़ टू मेक अ फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट प्लैनेट विच इज़ कमिंग इन द दशा, ये चीज़ होती है। तो इसको जो है हम दशा संधि कहते हैं। उसका परिणाम कैसे देखा जाता है वो हमने आपको बता दिया है। आखिरी यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं प्रगति गुप्ता, इन्होंने पूछा इफ अ प्लैनेट इज इन डेबिलिटेशन इन 6th, 8th एंड 12th हाउस, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट प्लैनेट एज अ होल ऑन पर्सनल लाइफ। हालांकि ये देखिए बड़ा क्वेश्चन जो है वो जनरल है, इसको ऐसे नहीं बताया जा सकता कि हर, जैसा मैंने कहा कि कोई ग्रह अगर नीच का होकर 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठ गया तो क्या वो हमेशा बर्बाद करेगा? कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो अच्छे परिणाम दे सकते हैं कि रखता है, काबिलियत रखता है तो दे सकता है। मान लीजिए जैसे मंगल मान लीजिए नीच का हो गया 6ठे 8वें 12वें भाव में, तो ये कंडीशन जो है वो आपका, अगर मैं करियर की बात करूं तो हेल्थ केयर सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर, फिटनेस का सेक्टर, आपका सर्जरी हो गई, ये टैक्सेस हो गए, ये बैंकिंग सेक्टर हो गया, हाँ, इन सब सेक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा। तो अगर आप इनसे रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ स्थिति है, ख़राब स्थिति नहीं है। बट अगर हम ये कहते हैं कि ये कोई जनरल रूल नहीं होता है कि कोई ग्रह 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठ के अगर नीच हो गया तो खराब ही रिजल्ट देगा। हालांकि तीसरे 6ठे और 8वें भाव में नीच के ग्रह शुभ परिणाम भी देते हैं। ये के.एन. राव साहब ने अपनी किताब में मेंशन किया है कि उसमें तीसरे 6ठे 8वें भाव में यदि नीच के ग्रह बैठें तो वो अच्छे परिणाम देने की ताकत भी रखते हैं। 12वें को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तीसरे 6ठे 8वें भाव को लिया गया है। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न इन्होंने पूछा है कि व्हाट बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ हैविंग मोर प्लैनेट्स इन 6th, 8th एंड 12th इन द चार्ट। अब इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको दिया अमिताभ बच्चन, तो उनके केस में क्या हो रहा है, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में 8वें भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, हाँ, 6ठे भाव में गुरु बैठा है, तो 6ठे और 8वें भाव में टोटल मिलाकर 5 प्लैनेट्स बैठ गए हैं। 9 ग्रहों में से 5 ग्रह 6ठे और 8वें भाव में बैठे हैं, जिसमें से वो ग्रह जो है धन, दूसरे और 11वें भाव का स्वामी धन और संपत्ति का गुरु 6ठे में चला गया, उच्च का है बट 6ठे में गया। ऐसे ही सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल 8वें भाव में चले गए, जिसमें शुक्र नीच का है बट शुक्र का नीच भंग है। तो ये क्या दिखाता है कि जीवन में संघर्ष होगा। 6ठे 8वें 12वें भाव में अच्छे ग्रह भी बैठे या खराब ग्रह बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक चीज़ दिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष होगा, मेहनत करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, समय लगता है। उसके पर अगर आप मेहनती हैं, परिणाम अंततः जरूर मिलेगा। तो उसमें जो है अच्छे परिणाम भी नज़र आते हैं। और जैसे आचार्य ओशो, रजनीश ओशो, उनके केस में क्या है, 8वें भाव में मेरे ख्याल से 5 ग्रह बैठे हैं, संन्यास योग बना रहे हैं। तो वहाँ पे उनके ज़िंदगी में भी, जीवन में बहुत संघर्ष रहा, पर 8वां भाव मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है तो उनको वो ज्ञान भी दे रहा है। जिस स्तर का वो ज्ञान आध्यात्मिक दार्शनिक क्षेत्रों में रखते थे वो बड़ा कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये बात नज़र आई कि भाई 8वें भाव में नो डाउट पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर दिया, और ऐसा नहीं था कि वो जीवन में अपनी पारिवारिक जीवनों में कुछ करना नहीं चाहते थे। वो उनकी, अगर आप उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा, पर 8वें भाव ने पारिवारिक सुख को खत्म करा पर आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा दिया। तो ऐसे आपको देखना चाहिए कि ऐसा हर बार नहीं होगा कि 6ठे 8वें 12वें भाव टोटली बेकार हो जाए। अगर 6ठे 8वें 12वें भाव शुभ स्थिति में बैठ रहे हैं, ग्रह वहाँ शुभ हैं, तो हमको अच्छे परिणाम देने की ताकत रखेंगे, और अगर वो खराब है तो नो डाउट परेशानियाँ क्रिएट करेंगे। तो ये जो है ऐसे आपको कुंडली जज करनी चाहिए थोड़ा सा ना। तो मेरे ख्याल से
आज इतने ही प्रश्न थे। हमने काफ़ी हद तक जो है बड़े ही नए नए चीज़ों के बारे में चर्चा की और मेरा अनुमान है कि कई सारे नई चीज़ों को सीखने का आपको भी अवसर मिला होगा। आगे भी और भी ऐसे ही वीडियोस हम जो है आगे और लेंगे, जिसमें और भी ऐसे ही प्रश्नों को लिया जाएगा। पर अब आगे के पार्ट में हम जैसे बेसिक सीरीज़ कवर कर रहे हैं, उसमें और भी अच्छे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन किया जाएगा आगे के वीडियोस में। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।